हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इसके पहले जो अपन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की दो वीडियो अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में अपने डिस्कस किया हुआ था अपना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप होते हैं और अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है, ठीक है, उसके बारे में अपना डिस्कस किया था। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है और अपना जो मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ठीक, इनके बारे में अपन जो है कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की जो है लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो, बाकायदा हमसे जुड़ भी सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है और इसके बारे में यहाँ पर अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, है ना। तो हो सकता है आपको ये टॉपिक लॉन्ग लगे, आपको हर जगह बहुत सारी जगह छोटा छोटा टॉपिक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप जो है इसे वो नहीं करना, क्योंकि आप जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे और आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको बाद में आप पछताओगे नहीं, है ना। जिससे कि अगर आप बाद में आपको देखोगे तो आपको ये पछतावा नहीं होगा कि आपने क्यों पढ़ लिया, है ना। अभी आपके पास टाइम बहुत है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टॉपिक लंबा लग सकता है, लेकिन जो टॉपिक है, जो उसकी नॉलेज है, वो मैं आपको पूरी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपना आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो कि आप देखो क्या है आपके पास, ये क्या है, सॉल्वेंट है। आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है कि नहीं, ये आप कैसे बताओगे। तो उसको आप बताने के लिए क्या कहोगे, भाई क्या सिंपल इसमें मिला दोगे। अगर ये आपका सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में अगर कंप्लीटली तरह से घुल जाए तो आप कहोगे क्या है, ये सॉल्यूबल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये जो सॉल्यूट है इसको सॉल्वेंट में मिलाना ही नहीं है और सॉल्वेंट में मिलाना नहीं है, और आप बताओ कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। आप कहोगे भाई ये तो पागल पागल तो नहीं होगा, तो कैसे बताएंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको बिना इसमें डिजोल्व किए अगर आपको बताना है कि इस सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं, है ना, तो ये अपन कैसे पता करते हैं। तो इसको पता करते हैं अपन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की हेल्प से। तो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का सबसे पहले तो काम क्या, आपको क्या पता चलता है कि आपका जो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है वो क्या बताता है, जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट की क्या है, सॉल्युबिलिटी पावर को बताता है। क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी को बताता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी को कैसे बताएगा, क्या आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब नंबर के फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे कि ऐसा नंबर के फॉर्म में रहता है, जैसे 8 9 3 2 1, इस तरह से न्यूमेरिकल एक वैल्यू होती है, मतलब नंबर के फॉर्म में। और जिससे अपन पता क्या करते हैं कि आपको जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व है कि नहीं, मतलब उसकी जो सॉल्वेंट की जो को सॉल्वेंसी सॉल्युबिलिटी रहती है, सॉल्युबिलिटी पावर रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के थ्रू। तो अपना आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का क्या है, अपन ने क्या सीखा कि आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी पावर या को सॉल्वेंसी पावर को क्या कहता है, डिफाइन करता है, जिससे अपन को पता चलता है कि अपना सॉल्यूट जो है आपस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। ये क्या है, अपना आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइडियल सॉल्युबिलिटी क्या को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी क्या बताता है कि आपका कितने ग्राम ऑफ अमाउंट, ठीक है, सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, ठीक है, बिना एनर्जी के यूज किए हुए। जैसे कि यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट आता है, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपने देखा था ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अपन क्या देख रहे थे कि आपको जो हीट को आप जो है एक नियतांक करके, ठीक है, आपकी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप देख रहे थे कितने ग्राम अमाउंट सॉल्यूट जो है आपके सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो वो अपन की क्या थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ठीक है। तो सेम वहीं पर यहाँ हो रहा है कि अपन ने देखा था जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो अगर यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि आपके जो सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, ठीक है, वो अपन किससे मेजर करते हैं, आइडियल सॉल्युबिलिटी से मेजर करते हैं। अगर आपने मेजर कर लिया कि आपकी जो सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, तो वो क्या रहती है, उसकी सॉल्युबिलिटी रहती है। तो आइडियल सॉल्युबिलिटी से अपन सॉल्युबिलिटी को अपन पता कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन में अपन देखें तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है जो क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है, या जो बताती है क्या, सॉल्वेंसी बिहेवियर रहता है,
ठीक है, किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंसी बिहेवियर रहता है, ठीक है, या जो उसकी सॉल्युबिलिटी पावर रहती है उसको क्या कहते हैं, इंडिकेट करती है, बताती है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे 8 9 7 6 4 इस तरह से नंबर के फॉर्म में क्या होता है, आपको सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता है। और सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है, एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस की क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है जो कि एक्सप्रेस करती है उसकी कोहेसिव फोर्स को, जो लाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आपके पास लाइक मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्स एक वो फोर्स होता है जो क्या आता है, एक से मॉलिक्यूल के बीच में वर्क करता है। जैसे कि मान लो अपन ने देखा कि अपने पास क्या है, एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी। तो अगर आप क्या देखोगे कि जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो अगर ए, ठीक है, अगर जो दोनों कंपोनेंट अगर एक ही तरह के हैं, जैसे कि अगर ए हो गया, तो इनके बीच में जो यहाँ पर जो फोर्स वर्क करता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब नहीं है ए हो, यहाँ पर बी हो, तो इनके बीच में भी कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि अपना ए बी हो गया, ए बी है, मतलब दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग है, तो इनके बीच में जो वर्क करता है वो करता है एडिसिव वर्क करता है। कौन सा, एडिसिव फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स दो होते हैं। तो अगर आपके पास लाइक मॉलिक्यूल है, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स वर्क करेगा। और याद रखना, जब भी आपको जो लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है ना। तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जो क्या कहती है, कोहेसिव फोर्स को एक्सप्रेस करती है लाइक मॉलिक्यूल के बीच में। अगर उनके बीच में कोहेसिव फोर्स अच्छा नहीं है, कोहेसिव फोर्स कम है, तो उसका मतलब क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी कम है। और कोहेसिव फोर्स अच्छा है तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब लाइक मॉलिक्यूल ज़्यादा है, लाइक मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी तो अच्छी होगी ही होगी। अब अपने जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है, इसको अपन दो यहाँ पर पैरामीटर दिए गए हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पैरामीटर दिए थे, तो उनकी हेल्प से अपन जो है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को अपन जो है निकालते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो एक साइंटिस्ट थे हिल्डब्रांड, उन्होंने क्या कहते हैं, एक पैरामीटर दिया था जिसकी हेल्प से अपन क्या करते थे, उससे सॉल्युबिलिटी को पता कर सकते थे, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया था हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। अब हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता क्या है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझो तो हिल्डब्रांड पैरामीटर सॉल्युबिलिटी, जैसे अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो इन्हें कहा था कि आपको जो हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर रहता है, ठीक है, अगर इसको अपन निकालना है तो यहाँ पर क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है, इक्वल रहता है अंडर रूट किसके, यहाँ पर आप लिखो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, इज स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। अब मन में एक बात आती है कि आपकी जो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझो, खाली पेज में यहाँ पर दिखाऊँ तो इसको थोड़ा सा समझो कि अपन को पता है कि अपना क्या रहता है, इस तरह से पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, इस तरह से पार्टिकल्स रहते हैं, इनके बीच में क्या रहता है, जिससे अपना सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है कुछ भी है, तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, तो इनके बीच अपन ने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो क्या हुआ अगर दोस्तों, अगर ये लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, एक से मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है। ये कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो इन पार्टिकल के बीच में एक जो यहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा है दोनों पार्टिकल के बीच में, तो वो क्या है, कोहेसिव फोर्स है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब भी, ठीक है, अपन अगर इसको अपन जैसे अपने पास ये क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, क्या है अपना, वाटर है, ठीक है। तो अब वाटर को अपन क्या करते हैं, अपन वेपर यानी कि भाप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि दोस्तों इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब भी अपन क्या करेंगे, इसको अपन गर्म करेंगे, तो गर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं, अपन इसको एनर्जी देते हैं। हीट क्या है, हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म ही तो रहता है, एक हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब वाटर को आप एनर्जी देते हो, ठीक है, तो एनर्जी देते हो, तो जब आप इसको गर्म कर दो, गर्म होने के बाद इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, तो आप जितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी दोगे तो इनके बीच जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है।
तो एक टाइम के बाद जब एनर्जी देते जाओगे तो एक टाइम के बाद इनके बीच जो है कोहेसिव फोर्स खत्म हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कोहेसिव फोर्स इनके बीच खत्म हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वेपर के फॉर्म में जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, पेपर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या कहलाती है, अपन को देखना है कोहेसिव एनर्जी, राइटिंग को थोड़ा ध्यान नहीं देना, आप समझ लो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या कहलाती है, कोहेसिव एनर्जी, ठीक है, देखो नाम समझ रहा कोहेसिव, तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी वो एनर्जी है जो क्या रहता है कोहेसिव फोर्स को ब्रेक डाउन करने में, कोहेसिव फोर्स को, ठीक है, खत्म करने में यूज होती है। यानी कि ये वाली एनर्जी, जितनी एनर्जी, ठीक है, इस कोहेसिव फोर्स को खत्म करने में यहाँ पर यूज हुई है, वो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होती है। होप आपको ये समझ में आ गई होगी, और इसके बारे में अब आगे भी अभी थ्योरी में लिखा हुआ है तो वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर देखा गया है कि हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, ये प्रोवाइड कराता है कि न्यूमेरिकल एस्टिमेशन को, ठीक है, एक न्यूमेरिकल एस्टिमेशन को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, जो ये बताता है कि आपको जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल मतलब सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक, इनके बीच में कितने डिग्री इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, मटेरियल के बीच में कितने डिग्री इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक, इसको क्या है आप जो हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर से बताते हैं। और साथ ही क्या करती है, जो नॉन पोलर मटेरियल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करता है, इंडिकेट करता है या डिफाइन कर देता है। तो क्या है, हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। अब जो अपना हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है, देखो इसकी ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है आपका हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की इक्वेशन, जहाँ पर जो डेल्टा ई है, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन है, और वी क्या है, मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर आप जो यहाँ पर क्या करते हो, आप स्क्वायर भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कि आपको पता है अगर मैथ वाले स्टूडेंट हो गए तो 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर ही होता है ना। और जो यहाँ पर जो डेल्टा एच बी है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और आर है वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है ना। तो ये आपका टी क्या है, टेम्परेचर है। तो अगर आप देखते हो दोस्तों, तो अगर आपको पता है एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, ये बस आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आपको जो मोलर वॉल्यूम तो पता होगा, आपके पास कितना मटेरियल उसका क्या वॉल्यूम है, ये भी तो ये आपको पता होगा, तो ये भी पता होगा, ये भी पता होगा आपको, क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, मतलब ये भी आपको पता होगा, और साथ ही साथ आपको टेम्परेचर टी टेम्परेचर भी पता होगा। तो अब बात आती है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें नहीं पता होंगी, क्या होगी, एक डेल्टा ई भी नहीं पता होगी और डेल्टा एच भी नहीं पता होगी। तो अब अगर आप इसका अपन देखें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन में देखें, तो अगर डिटरमाइन करना है कि आपका जो है आपको जो हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, ठीक है, कितना है, तो आपको ये डेल्टा एच बी और डेल्टा एच डी पता कर लो, बाकी ये सभी की वैल्यू अपन फिट कर दो, उसको कैलकुलेशन कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन में आप इन 2 चीज़ों को निकालोगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो डेल्टा एच बी है, ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या होता है इसको समझो। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन वही सेम है, यहाँ पर कितनी एनर्जी या कितनी हीट आपने इसको वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने, वाटर को या लिक्विड को आपने वेपर में कन्वर्ट करने में दी, तो वो क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जितनी हीट दी तो वो क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जिसको अपन क्या करते हैं, डेल्टा एच बी से डोनेट करते हैं। तो वो लिखा हुआ है कि ये वो एनर्जी है जो कि अपन को रिक्वायर्ड रहती है, ठीक, किसी लिक्विड को वेपोराइज करने में या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या लिखी है, तो यहाँ पर लिखा है कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी वो एनर्जी रहती है जो अपन को रिक्वायर रहती है, ठीक है, जिनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, उसको ओवरकमिंग करने के लिए, मतलब कम करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कहती है। इसी को अपन कह सकते हैं कि जो उनके जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल है लिक्विड के, ठीक है, या किसी पार्टिकल्स के, ठीक है, जो बल्क या किसी बल्क के, ठीक है, उनको सेपरेट करने में, मतलब अलग अलग करने में, ठीक है, क्या वो बोले तो वेपर स्टेट में लाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अभी समझाया था कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या कहलाती है ना। और अब अपन यहाँ पर देखें कि ये तो सबसे पहला हो गया अपना जो था हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, ठीक है। तो हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की आपको ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो कि हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इक्वल होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी के, और कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी और आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहलाता है। आपको बस थोड़ी सी जो है फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और अब दूसरा है वो है आपका हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में क्या होता है कि हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट, तो एक होता है डिस्पर्सन मीडियम कंपोनेंट, ठीक है, पोलर कंपोनेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट होते हैं,
ठीक है, 3 कंपोनेंट को आप जोड़ दोगे तो आपका जो हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आपका निकल आएगा। ठीक है, हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है? हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की हेल्प से अपन पता कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को। कैसे? हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या कहता है दोस्तों कि हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर बताता है, ठीक है, आइडिया देता है लाइक डिजोल्व लाइक की। लाइक डिजोल्व लाइक पता है, मतलब जैसा मॉलिक्यूल है वो वैसी मॉलिक्यूल में डिजोल्व होगा। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिजोल्व होगा, है ना। तो हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में अपन क्या करते हैं कि आपके पास जो मटेरियल है, ठीक है, सॉल्यूट है, उसको अपन डिजोल्व करते हैं किसी अनदर मटेरियल में। ठीक है, और क्या कहते हैं अपन सॉल्यूशन का क्या कहते हैं फॉर्म करते हैं। ये तो अपना सिंपल सी प्रोसेस है, आपको पता ही है कि आप एक सॉल्यूट रहता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं और सॉल्यूशन का क्या कहते हैं फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अपना जो हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है वो बेस्ड रहता है लाइक डिजोल्व लाइक की प्रोसेस पे। हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को अपन डोनेट करते हैं इससे, और अपन यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्सन कंपोनेंट, फुलर कंपोनेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट। लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा कि आपका ए है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी रहती है जो डिस्पर्सन फोर्स रहता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो आपके जो डिस्पर्सन कंपोनेंट हो गए, तो कंपोनेंट के जो कंपोनेंट देखो, एक कंपाउंड है तो हर एक कंपाउंड के क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपके उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स या बॉन्ड कोई वर्क करता है ना। तो यहाँ पर जो क्या होगा, डिस्पर्सन कंपाउंड के बीच में एक डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है, और डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो क्या है, ये है। ठीक है, ऐसी ये जो है पोलर कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसी पोलर कंपोनेंट में जो डाइपोलर इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, पोलर कंपाउंड होते हैं उनके बीच में डाइपोलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो उनसे जो एनर्जी मिलती है वो ये है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड में कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से जो एनर्जी मिलती है वो ये वाला आ जाती है। तो इन तीनों का अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो वो क्या आता है आपके हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के इक्वल आ जाता है ना। तो सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले याद रख लो कि आपको ये सब याद ना हो तो आप डिस्पर्सन कंपाउंड, पोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड इतना आप याद रख लो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कुछ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर दिए गए हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या बताता है कि जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं तो आप हो सके तो कम से कम 5 तो देखो आपको याद करने ही है, और भी दिए गए हैं तो अपन सभी को याद कर लो। जैसे कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है कुछ कंपाउंड की दी गई है एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एन ब्यूटेन का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या रहता है, देखो 7.1, ठीक है, एन हेक्सेन का 7.3 और एन हेप्टेन का रहता है 7.5। इससे जो साइक्लोहेक्सेन का 8.2 और बेंजीन का 9.3, क्लोरोफॉर्म का 9.3। देखो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का दोनों का क्या है सेम, 9.3 है ना, और एनिलीन का 9.8 और एसिटाल्डिहाइड का क्या है 9.9। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों कि जिनके सॉल्युबिलिटी पैरामीटर अधिकांश सेम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं अच्छे सॉल्युबल होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जांपल में आप देखोगे तो मान लो आपके पास एक सॉल्युबिलिटी क्या है, आपका सॉल्यूट है और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है सॉल्वेंट है। तो अगर दोनों के पैरामीटर जैसे अगर दोनों के पैरामीटर 9 है, ठीक है, कहने का मतलब कि 9 कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, अगर दोनों का पैरामीटर सेम है तो अच्छे से क्या होगा सॉल्युबल होगा। मतलब जितना पास इनका जितना कम डिफरेंस इनके सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा क्या हो गया डिजोल्व हो गए। तो यहाँ अगर अपन यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्या लिया कि यहाँ पर देखो कि अगर इनके बीच में क्या दिया अगर उनके बीच का सेम सॉल्युबिलिटी पैरामीटर वैल्यू आ रही है तो कंपाउंड के बीच में तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी दोनों कंपाउंड की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर अपना हेक्सेन है, क्या है अपना ये हेक्सेन है, तो हेक्सेन की सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या आता है 7.3 रहता है। और यहाँ पर दूसरा क्या लिखा गया है एनिलीन है, तो एनिलीन का 9.3। तो इनका अगर आप सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में देखो कि एक है 7.3 एक है 9.8, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है ना इनकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में, इसलिए इनकी जो क्या होगा लेस सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर आप एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड को देखो तो 9.8 और 9.9 बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए एनिलीन जो है एसिटाल्डिहाइड में मोर डिजोल्व होगा, मतलब मोर सॉल्युबल होगा, है ना। तो जितना कम डिफरेंस इनकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में होगा, जितना सेम इनका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा इनकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है, सिंपल से छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपका हेल्बरेन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या कहलाता है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद करने हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 फार्मूला याद करने हैं, ठीक है। 2 फार्मूला में आपके कौन कौन से कंपोनेंट दिए गए नाम याद करना है इनके, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रख लो कि आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर से सिर्फ आप क्या करते हो सॉल्युबिलिटी का आपका प्रेडिक्शन करते हो, मतलब सॉल्युबिलिटी को अपन पता कर सकते हो कि कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है। बाकी जो है अब यहाँ पर कुछ देखो अगर आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 7 नंबर के लिए इतना पर्याप्त है,
लेकिन अगर 15 नंबर में आ जाता है तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की अगर सॉलिबिलिटी को आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड की सॉलिबिलिटी को, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 5-6 पॉइंट है, वो आप लिख देना। किसी भी कंपाउंड की सॉलिबिलिटी को आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ दी गई है कि सबसे पहले अगर आप देखो, अगर आपके पास कोई जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर किसी दोनों आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, जैसे कि यहाँ पर आपकी क्या है, मान लो आपकी क्या है, इस तरह से आपकी क्या है, सॉल्यूट है, क्या है आपका सॉल्यूट है, लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पार्टिकल वो इस तरह से हैं, है ना। तो इस सॉल्यूट के पार्टिकल इस तरह से हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है। तो देखो सॉल्युबल तो होंगे, मैं नहीं कह रहा सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन ये जो कम सॉल्युबल होंगे, क्या होंगे, कम सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम इस तरह से हैं, ठीक है, या दोनों के स्ट्रक्चर इस तरह से हैं, ठीक है। तो अगर दोनों के स्ट्रक्चर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के दोनों के स्ट्रक्चर अगर सेम है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, एनहेंस होगी। एनहेंस का मतलब क्या होगा, अपने इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। एनहेंस का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो अगर जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एनहेंस होगी। अब दूसरा क्या है, एक चीज़ और, अभी अपन ने एक देखा था लाइक डिजॉल्व लाइक की, ठीक है, अपन ये पढ़ते ही आ रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब अगर आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह से डिजॉल्व होगा, है ना। और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। अगर आप ऐसा करोगे कि आप पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करोगे तो उतने अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा ना भाई, है ना। तो ये तो आपको पता है कि जैसा आपके पास सॉल्यूट है उसे वैसे ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप उसके अलग तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। तो इससे भी आप जो है सॉल्युबिलिटी को पता कर सकते हो। और एक और रहती है, तीसरा पॉइंट में अपन क्या दिया गया है कि आपको जो पोलर ग्रुप रहते हैं, देखो पोलर कंपाउंड क्या कहलाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपके यहाँ पर जो पोलर ग्रुप रहते हैं वो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर आपके पोलर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर जो पोलर ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर दिया गया, जैसे कि आपका OH हो गया, ठीक है, CHO हो गया, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका CHOH रहता है, CH2OH, COOH और NH2, ठीक है, ये सब क्या है, आपके पोलर ग्रुप है। तो अगर किसी कंपाउंड से ये सब ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है वाटर में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। दूसरा है कि अगर किसी कंपाउंड से, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नॉन पोलर ग्रुप है तो क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है वाटर में। जाहिर सी बात है कि अगर पोलर ग्रुप जुड़ा है तो वो इंक्रीज कर रहा है तो नॉन पोलर उसके अपोजिट होगा, है ना। पोलर ग्रुप क्या कहता है, इंक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी को, और नॉन पोलर ग्रुप रहता है वो क्या कहता है, डिक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी को। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपका हैलोजन ग्रुप जैसे कि आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, हैलोजन ग्रुप अगर उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस कंपाउंड में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। उसी के साथ साथ अगर आपको जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी जो ब्रांचिंग ऑफ चेन है, ठीक है, वो ज़्यादा रहती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ब्रांचिंग ऑफ चेन का कहने का मतलब यह है जैसे कि आपके यहाँ पर देखो CH2, ठीक है, आपकी CH3 से, ठीक है, आपके पास ये क्या है, ईथेन है। तो ईथेन की सॉल्युबिलिटी का अपन देखें, वहीं आपके पास 3 कार्बन वाले की अपन देखें, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाले की, तो अगर आप इसकी जो चेन को अगर इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, 3-4 कार्बन वाले की देखो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को अपन देखें तो दोनों की अगर सॉल्युबिलिटी में अपन देखें तो इसकी देखो, इसकी चेन ज़्यादा लंबी है, तो जिसकी ज़्यादा चेन लंबी होगी, ठीक है, कार्बन चेन जिसकी ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर लिखा है बाहर ब्रांचिंग ऑफ चेन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन वाटर, ठीक है। अब छठवां पॉइंट क्या कहता है कि अपन के पास का कोई सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, ठीक है, तो उसकी जो क्या रहता है, डिफिकल्टी रहती है डिजॉल्व होने में वाटर में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सॉलिड है। अगर आप देखोगे कि जैसे अगर आप पाउडर रहता है, ठीक है, अगर पाउडर छोड़ो, आप शक्कर रहता है, अगर शक्कर को आप मिक्स करके पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आप पानी में घोलोगे तो जल्दी घुल जाएगी। लेकिन अगर शक्कर रहते हैं, आपने ऐसी चीनी जो है, ठीक है, अगर आप ऐसी दाने दाने के फॉर्म में घुलाओगे और एक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट की है, एक जो है ऐसी घोल रहे हो, तो आप कौन पहले घुलेगी। जाहिर सी बात है कि आपने जो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट की हुई है वो जल्दी घुल जाएगी, और ऐसी जो दाने दाने के फॉर्म में डाली है वो लेट घुलेगी, है ना, क्योंकि दाने दाने के फॉर्म में है वो ज़्यादा सॉलिड है और पाउडर के फॉर्म में वो कम सॉलिड है, ठीक है।
तो अगर जो सॉलिड कंपाउंड रहता है, ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट के साथ, ठीक है, तो वो क्या होती है, लेट डिजोल्व होता है वाटर में, ठीक है, डिफिकल्टी आती है उसको डिजोल्व होने में, है ना। तो इससे भी आप जो है सॉलिबिलिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो अब देखो, अब अपन देखने वाले हैं कि अपना जो सॉलिबिलिटी पैरामीटर रहता है इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, क्योंकि भाई अपन ने सॉलिबिलिटी पैरामीटर निकाला है तो इसका क्या उपयोग है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि अपन ने सॉलिबिलिटी पैरामीटर को निकालने के लिए अपन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अपने याद की हुई है ना। तो वहाँ पर अपने एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो सॉलिबिलिटी पैरामीटर का आपको सबसे पहले तो पता है कि सॉलिबिलिटी पैरामीटर का पहला यूज तो यही है कि आगे क्या कहता है कि जो है को सॉल्वेंसी पावर रहता है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, उसको बताता है। को सॉल्वेंसी पावर का मतलब कि कितना उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटी के बारे में क्या कहता है अपन डिटरमाइन करते हैं किससे, सॉलिबिलिटी पैरामीटर से। तो सबसे पहले एक पॉइंट पर लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, को सॉल्वेंसी पावर का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसी के साथ जो केमिकल काइनेटिक्स रहता है उसका भी डिटर्मिनेशन पर क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी पैरामीटर के द्वारा करते हैं। दूसरा है किसी भी सॉल्वेंट के सिलेक्शन में आपको कोई सॉल्यूट है, कोई ड्रग है, अगर आपको किसी सॉल्वेंट में मिक्स करनी है तो कौन सा सॉल्वेंट लेना चाहिए, है ना। तो सॉल्वेंट के सिलेक्शन में भी आप जो है सॉलिबिलिटी पैरामीटर हेल्प करता है, क्योंकि अपन जो है सॉलिबिलिटी पैरामीटर की हेल्प से, ठीक है, और सॉल्वेंट की अपन सॉलिबिलिटी को पता कर लेंगे कि इस सॉल्यूट उसमें मिक्स होता है कि नहीं होता है। अगर मिक्स हो रहा है तो उसका अपन सिलेक्शन कर लेंगे, नहीं मिक्स होता है तो उसका अपन सॉल्वेंट का यूज ही नहीं करेंगे। इसलिए सॉल्वेंट के सिलेक्शन में भी सॉलिबिलिटी पैरामीटर यूज होता है। इसी के साथ साथ जो पोलरिटी स्केल्स होते हैं, जैसे कि आपके HLB स्केल्स होते हैं ना, जिससे pH पता करते हैं, इसकी तरह एक पोलरिटी स्केल्स होता है जिससे पोलरिटी पता करते हैं। तो पोलरिटी स्केल्स के प्रिपरेशन में भी सॉलिबिलिटी पैरामीटर क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं। इसी के साथ साथ किसी भी ड्रग की, ठीक है, मैकेनिज्म को, कोई भी दवाई है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के अनुसार क्या करती है, वर्क करती है। तो कोई भी ड्रग की जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं अपन, तो उसके डिटर्मिनेशन में भी सॉलिबिलिटी पैरामीटर हेल्प करती है। इसी के साथ साथ जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप रहता है, जिसको अपन शॉर्ट में SAR या SAR भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेशन में भी सॉलिबिलिटी पैरामीटर हेल्प करता है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी जो आपकी ड्रग से रिलेटेड रहता है ना। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के डिटर्मिनेशन में भी सॉलिबिलिटी पैरामीटर हेल्प करता है। अपन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या SAR में अपन बेसिकली क्या देखते हैं कि अपन किसी भी ड्रग का अपन स्ट्रक्चर को चेंज कर अपन देखते हैं कि कहाँ सॉल्युबल हो रही है, कहाँ सॉल्युबल नहीं हो रही है, कहाँ कैसे एक्ट करेगी, कहाँ एक्ट नहीं कर रही है, ये सब अपन उसमें देखते हैं। तो उसमें भी जो है आपका सॉलिबिलिटी पैरामीटर हेल्प करता है। अब आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, ठीक है, तो इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अपन जो सॉल्वेशन एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप घबराना नहीं, क्योंकि आप कहोगे कि यार वो और जगह तो बहुत छोटी छोटी मिल जाती है भाई, तुम इतना बड़ा क्यों पढ़ाते हो। तो भाई बड़ा पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी हो ना, बाद में आपको पछताना ना पड़े कि भाई तूने ऐसा पढ़ाया था, कम पढ़ाया था, पास तो हो गए लेकिन हमको नॉलेज कुछ हो ही नहीं है, हमारा बेस मजबूत नहीं हुआ है, बेस बिगड़ गया है ना। तो आपका बेस ना बिगड़े इसी हिसाब से मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपके से पास होने के उद्देश्य से तो आपको पढ़ा देते हैं, है ना, लेकिन आपको जो बेस मजबूत नहीं हो पाता ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है ना। इसलिए जो है यहाँ पर जो है आपको कम्प्लीटली जो इसकी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पेज भरने के हिसाब से तो भाई सब कुछ पढ़ा देता है ना। तो आपका जो सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो सॉल्वेशन और एसोसिएशन है, ये दोनों चीज़ जो है जुड़ी हुई है इंटरेक्शन से, मतलब दोनों चीज़ों में क्या होता है ना कुछ एक दूसरे से जुड़ता है। अब क्या जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन कैसे देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझो कि आपका जो सॉल्वेशन है, ठीक है, सॉल्वेशन और एसोसिएशन के बीच में थोड़ा सा आपको जो है इसके बीच में कंपैरिजन करा के दिखाते हैं, ठीक है। सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन ही है ना, ये होता क्या है इसके देखो। तो एक चीज़ याद रखो कि सॉल्वेशन में आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन एसोसिएशन में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में दोनों क्या होते हैं, एक से होते हैं, सेम होते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये तो चीज़ आपको सॉल्वेशन और एसोसिएशन के बीच में पता चलेगी कि दोनों में क्या है, तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया नमक का, नमक को अपन क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना। क्या फॉर्मूला रहता है उसका, NaCl रहता है नमक का। तो जब नमक को आप H2O, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, H2 क्या है, वाटर है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका
जो ये मॉलिक्यूल क्या आते हैं, टूट जाते हैं, NaCl के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूट जाते हैं और बाद में क्या अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। देखो इस तरह से बन जाता है NaCl और यहाँ पर एक्वस, AQ लिखा है, AQ शॉर्ट में लिखा है, AQ मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। और देखो Na पे तो प्लस रहता ही है और Cl पे क्या रहता है, माइनस रहता है, तो यहाँ पर Cl भी एक्वस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको थोड़ा समझो, ये तो आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता किस तरह से, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक खाली पेज की जरूरत है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होगा इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, कि आपको किस तरह से देखोगे, कि आप क्या देखोगे, जैसे आपका क्या है, आपका Na+ रहता है। सबसे पहले अपन Na+ वाले को देखोगे, तो Na+ की क्या देखोगे कि आपका क्या है, ये आपका क्या है, इस तरह से आपने लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका क्या लिखा है, H2 तो लिखा हुआ है, H2 तो लिखा है। देखो एक आपका 2 H है, ठीक है, H2 है और OA एक है, तो ये क्या है, आपका H2 है। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से आप लिख दो, ये आपका क्या H2 है, ठीक है। इस तरह से क्या लिखता है, AB लिख दो आपका ये H2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख दो कि ये भी आपका क्या है, H2 है, ठीक है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि ये आपको जो H2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा रहते हैं, H2 आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है आपका सॉल्वेंट ही है ना, और आपका जो NaCl क्या है, सॉल्यूट है। तो इनके बीच में क्या होता है, इस तरह से आपके क्या बनता है कि आपके बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। जब इनको आप मिक्स करोगे तो इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, बॉन्ड बन जाता है, या कोई फोर्स वर्क करने लगता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, बहुत इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में आपको जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल रहता है वो क्या होता है, वो छुप जाता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक जटिल सा मॉलिक्यूल से बना लेता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बन जाता है। मतलब ये चारों तरफ से आपको जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो चारों तरफ से आपको जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं, जैसे पुलिस घेर लेती है ना, ठीक ऐसे ही घेर लेती है, ठीक है, चारों तरफ से, है ना। तो एक किसमें होता है आपका, किसमें होता है, ध्यान रखना, सॉल्वेशन में, किसमें होता है, सॉल्वेशन में, किसमें हो रहा था, सॉल्वेशन में, ठीक। ऐसे यहाँ पर Cl में होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये तो Na+ हो गया, ऐसे Na+ की जगह बस यहाँ पर आप Cl- कर दो, बाकी सेम ही होता है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड या फोर्स वो कोई अलग अलग हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक बॉन्ड आपके हो सकता है, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड हो वो कौन कौन सा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है, इनके बीच में जो ये बॉन्ड वर्क कर रहा हो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या हो सकता है वहाँ पर वंडरवॉल फोर्स वर्क कर रहा हो, या हो सकता है इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स हो। कौन सा फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स हो। अट्रैक्शन फोर्स वो मतलब जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। या हो सकता है इनके बीच में क्या हो, रिपल्सन फोर्स हो, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे होते होंगे। लेकिन इतना तो कंफर्म रहता है कि आपको जो सॉल्वेशन रहता है, सॉल्वेशन में आपको जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको चारों तरफ से आपको जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सॉल्यूट मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये किसमें होता है, आपका सॉल्वेशन में होता है ना। और एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन को भी थोड़ा सा यहीं समझ लो। एसोसिएशन में क्या होता है, तो एसोसिएशन में देखो मैंने अभी एक चीज़ बताई कि एसोसिएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अगर आप एसोसिएशन ले रहे हो तो एसोसिएशन में अपने बाटा के मॉलिक्यूल लिए, जैसे अपने बाटा को बाटा में मिक्स किया, तो एसोसिएशन में क्या होगा कि एसोसिएशन का जैसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हम जैसे यहाँ पर देखो क्या है, एक बाटा का मॉलिक्यूल है, तो एसोसिएशन में इन सभी के बीच में क्या होता है, आपका एक बॉन्ड का बन जाता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है इन सभी के बीच में, ठीक है। और ये बॉन्ड कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होता है, अगर सेम मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है ना। अब यहाँ पर अपन थ्योरी को थोड़ा सा अपन देखेंगे, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन सॉल्वेशन की थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्वेशन में क्या होता है, इसमें इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, मिलते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब स्टेबलाइजेशन होता है सॉल्यूट स्पीसीज का, किसमें, सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की स्पीसीज है उनके क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। और इसमें इंट्रैक्शन जब होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में तो क्या होता है, आपको सॉल्यूशन बनता है, उसी ऊपर क्या कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं।
अभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा पाए, फिर से समझना इसको कि जब क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो आपका जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल रहता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है सॉल्यूशन में, है ना। उसके अपन क्या कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा सॉल्वेशन की प्रोसेस में कि आपका जो आयंस रहता है, सॉल्यूट का जो आयंस रहता है, ठीक है, सॉल्यूशन में वो चारों तरफ से क्या होता है सराउंडेड और कॉम्प्लेक्स बन जाता है सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहते हैं चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, या फिर उसको एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं किसको, जो सॉल्यूट का आयंस है उसको। ठीक है, किसमें, सॉल्वेशन में। यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिया गया है कि वही सेम NaCl और H2O वाला, और बिल्कुल सेम एग्जांपल दिया गया है। देखो सेम डायग्राम बना हुआ है, ये समझा दिया तो दोबारा समझाने की जरूरत भी नहीं है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि द स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट इन्फ्लुएंस मैनी प्रॉपर्टी। अब देखो कि यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होता है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इससे क्या होता है बहुत जो सॉल्यूट की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी रहती हैं वो क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती हैं। जैसे कि उसकी जो सॉल्यूट की जो स्टेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है, सॉल्यूट का कलर है कलर चेंज हो सकता है, साथ ही साथ उसकी जो रिएक्टिविटी है ये सब क्या हो जाता है कि चेंज हो सकती है ना। इसी साथ साथ जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी हैं जैसे कि डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये भी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती हैं, ये भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्विटी दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो सकती हैं जब भी क्या होता है सॉल्वेशन होता है ना। सॉल्यूट सॉल्विट के बीच में इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। और जो सॉल्वेशन होता है, जो सॉल्यूट का जो सॉल्वेशन होता है अगर वो वाटर के साथ हो रहा है, अगर जो अपने सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं सॉल्वेशन में जो अपन सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट की जगह पर अगर अपन वाटर को यूज करते हैं, क्योंकि वाटर भी तो एक सॉल्वेंट है, अगर अपन सॉल्वेंट को जो अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तब अपन उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। तो देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उनके बीच में या तो कोई फोर्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, या उनके बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पर फोर्स कौन से हो सकते हैं, या अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, रिपल्सन फोर्स हो सकता है, इसके साथ साथ या वंडरवॉल फोर्स हो सकता है, और जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है ना। तो ये सब तो सिंपल सी चीज़ है सॉल्वेशन के बारे में। अब अपना जो दूसरा है वो है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में मैंने बताया था कि एसोसिएशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग या एडिशन। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग या एडिशन। जैसे अपन के पास पानी रखा है तो उसमें और पानी ऐड कर दो, है ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन है ना। तो एसोसिएशन मतलब होता है ज्वाइनिंग या एडिशन। तो इसमें क्या होते हैं कि अपन के पास लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक मतलब सेम मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, किसी एक कंपोनेंट के, ठीक है, तो उनको अपन मिक्स, ठीक है, व्हेन द लाइक मॉलिक्यूल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इंटरेक्ट देन इट इज फिनोमेनन टर्म एसोसिएशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जब एक से मॉलिक्यूल्स, मतलब लाइक मॉलिक्यूल जो एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपना एसोसिएशन है। और एसोसिएशन में जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से एक दूसरे इंटरलिंक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, आपके पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल। जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। तो ये सिंपल सा इसके बारे में, एसोसिएशन के बारे में। तो अब क्या होता है, जो एसोसिएशन रहता है, ठीक है, ये बेस्ड रहता है, ठीक है, एक लॉ है, कौन सा है, कॉलम्स लॉ, इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। और कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है कि F = Q1 Q2 अपॉन G0 R²। ठीक है, यहाँ पर अब जो अपना F क्या है, वो F क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल के बीच में एक जो फोर्स वर्क करता है, ठीक है, वो क्या है, F है। इसी के साथ ही Q1 एंड Q2 क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज। और G0 और जो E क्या है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसके साथ R क्या है आपका, ये अपना R क्या डिस्टेंस है, आपको जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या है, R से डोनेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, या इसको अपन जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अपन क्या कहते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये सब जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।